नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पुत्र मोह में महाभारत का युद्ध हो गया। अगर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में न पड़ते तो शायद महाभारत का युद्ध न होता। लेकिन ये परंपरा, इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की सोच महाभारत काल में ही नहीं, आज भी जारी है। और ख़ास तौर से राजनीति की बात करें तो यहाँ भी ये बीमारी जो है, ये जो दोष है कि पुत्र को आगे बढ़ाना है, बाकी जो साथ के लोग हैं, जो सहकर्मी हैं या सहयोगी हैं, जिन्होंने आपके साथ संघर्ष किया है, उनको पीछे करना है और अपने राजनीतिक वारिस के रूप में सिर्फ और सिर्फ परिवार के व्यक्ति को चुनना है, ख़ास तौर से अगर पुत्र या पुत्री हो। और ये टेंडेंसी जो है वो डेमोक्रेसी में भी, जिसको कहते हैं डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, यानी जनतांत्रिक वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देती है। और इसकी शुरुआत कहने की ज़रूरत नहीं है कि नेहरू गांधी परिवार ने शुरू किया, सभी पार्टियों ने इसको अपना लिया, उनको इसमें फ़ायदा नज़र आया और उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टियां जो हैं वो परिवार की पार्टियां बन गई। पार्टी परिवार बने, इसकी बजाय परिवार की पार्टी बन गई, निजी संपत्ति बन गई पार्टी की। और पहले से तय हो गया कि जो भी उस परिवार का व्यक्ति होगा अगला, वही पार्टी की कमान संभालेगा और सत्ता में आएगी पार्टी तो पार्टी का मुख्यमंत्री या कोई भी पद जो मिलना है वो मिलेगा। नेहरू गांधी परिवार के मामले में प्रधानमंत्री का पद मिलता है, बाकी पार्टियों के मामले में मुख्यमंत्री का पद मिलता है। अब इस तरह का पुत्र मोह का नतीजा एक तो हमारे सामने है। प्रकाश सिंह बादल ने पुत्र मोह में अकाली दल को आज वहां पहुंचा दिया है जहां उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बाकी जो पुत्र मोह के उदाहरण हैं, चाहे आप बिहार में लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की बात करें, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव की बात करें, या फिर दूसरे राज्यों में चले जाएं, इसी तरह से एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन की बात करें, तो इन सब का क्या होगा। अभी केसीआर का नतीजा देख चुके हैं, उनके बेटे केटीआर का क्या हाल हुआ तेलंगाना में। अब एक नए पुत्र का उदय हो रहा है, नया सनराइज हो रहा है, और वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। माना ये जा रहा है, उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं, चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी जो संकेत मिलते हैं कि ये 2024 का चुनाव शायद उनका आखिरी चुनाव था। हालांकि राजनीति में ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि किस नेता का कौन सा चुनाव आखिरी होगा, क्योंकि राजनीति में कोई रिटायर होने के लिए तैयार नहीं होता। रिटायर होना मतलब रिटायरमेंट शब्द जो है वो राजनेताओं की डिक्शनरी में होता ही नहीं है। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू 2029 में रिटायर हो जाएंगे, ये बात आज तो नहीं कही जा सकती। इसका फैसला वो खुद ही करेंगे या परिस्थितियां कर देंगी। परिस्थितियां मतलब मतदाता कर दे, उसके अलावा कोई और तरीका होता नहीं। तो क्या हो रहा है आंध्र प्रदेश में? अभी प्रचंड जीत मिली है एनडीए को आंध्र प्रदेश में। कुल 175 सीटें हैं विधानसभा की। 175 में 135 सीटें मिली हैं टीडीपी को, 21 सीटें मिली हैं जनसेना जो पवन कल्याण की पार्टी है, और 8 सीटें मिली हैं बीजेपी को। जनसेना के जो नेता हैं पवन कल्याण, उनके अथक प्रयास के कारण ये गठबंधन बन पाया। भाजपा और टीडीपी में बात बन नहीं रही थी। खासतौर से चंद्रबाबू नायडू 2018 में जब एनडीए से निकल कर गए और मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू किया, 2019 में वो गैर भाजपा सरकार की ताजपोशी के लिए सारा प्रयास कर रहे थे। 2019 का नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। उसके बाद से वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बीजेपी एनडीए में शामिल कर ले। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर याद दिला देता हूं कि चंद्रबाबू नायडू अपने ससुर एनटी रामाराव से बगावत करके पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनकी पार्टी तोड़कर, या कहें उनकी पार्टी पर कब्जा करके। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तो भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा है, तभी बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में भले ही उसका कोई बड़ा जनाधार ना हो, लेकिन उसके नेताओं का एक समय अटल बिहारी वाजपेयी और अब जो है नरेंद्र मोदी का बहुत असर है। ये बात
चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में समझी, लेकिन 2018 आते आते सत्ता ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़ों को जो है वो बरगला देती है, भटका देती है। अभी जो विवाद चल रहा है, अभी विवाद कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, और उनको लेकर उनकी इस चुनाव में बड़ी भूमिका रही है। उससे पहले उन्होंने पदयात्रा की। चंद्रबाबू नायडू जब जेल गए थे तब उन्होंने संघर्ष किया। तो लंबे समय से वो लगे हुए थे। पहली बार उनका राजनीतिक असर दिखाई दिया, प्रभाव दिखाई दिया। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के नेताओं की मांग है कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की गठबंधन की सरकार है, उसमें जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण डिप्टी सीएम है, और उनकी पार्टी और उनके समर्थकों की इच्छा है और उनका सपना है कि पवन कल्याण एक दिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और इस सरकार को बनवाने में पवन कल्याण की जो भूमिका है, इसको चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि ये अलायंस हो नहीं पाता अगर पवन कल्याण नहीं होते। दूसरी बात, पवन कल्याण की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाहर तक पहुंच रही है उसकी दबक, उससे जो है टीडीपी में परेशानी है। चंद्रबाबू नायडू के लिए कोई चुनौती नहीं है, उनके नेतृत्व के लिए कोई चुनौती नहीं है, उनका मुख्यमंत्री पद कहीं से खतरे में नहीं है, संख्या बल भी उनके पास ऐसा है कि कोई खतरा नहीं है। लेकिन उनको भी मालूम है कि वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की मदद के बिना जो वो चाहते हैं आंध्र प्रदेश में कर नहीं सकते हैं। वो मोदी को मुश्किल में तो डाल सकते हैं, लेकिन अपने लिए रास्ता और ज़्यादा मुश्किल करेंगे अगर ऐसा करने की वो सोचते हैं या कोशिश भी करते हैं। तो ऐसा होने की तो कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस तरह की मांग हो रही है उससे नाराज़गी है जनसेना पार्टी में। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और बड़े करीबी उनके और वरिष्ठ नेता, उन्होंने मांग की है कि नारा लोकेश को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। जब तक ये मांग, ये बातें जो है आंध्र प्रदेश में रैलियों में, कार्यक्रमों में हो रही थी, तब तक इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन इस समय चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश और उनके कई मंत्री जो है मंत्रिमंडल के साथी डावोस में हैं। डावोस हो गए हैं आंध्र प्रदेश के लिए निवेश जुटाने के लिए। और इस बारे में आप चंद्रबाबू नायडू का रिकॉर्ड अगर देखें तो बहुत अच्छा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो इनवाइट करने में, और उनकी कोशिश है कि गूगल जो है अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाए, और उसके अलावा भी बहुत से उनके प्रपोजल हैं। अभी अभी भारत सरकार ने जो विशाखापत्तनम का स्टील प्लांट है, जिसको एक समय मोदी सरकार बंद करने जा रही थी या कहिए प्राइवेटाइज करने जा रही थी, उसके रिवाइवल के लिए 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि मोदी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये देश सौभाग्यशाली है कि इस समय पर, ऐसे समय पर, इतिहास के इस मोड़ पर उसे नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि पवन कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय हैं। तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब एनडीए की बैठक हुई तो उसमें जब नाम लिया गया पवन कल्याण का, उनको बुलाया गया समर्थन व्यक्त करने के लिए अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नाम तो पवन है लेकिन ये आंधी है। तो ये छवि है प्रधानमंत्री के मन में। दूसरा, पवन कल्याण दक्षिण में सबसे बड़े सनातनी नेता के रूप में उभर रहे हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में जो मिलावट थी उसका मुद्दा उठाया। उसके अलावा जिस तरह से वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगठन या संस्थान बनाने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो पिछले 5 साल तक जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान धर्मांतरण का जो अभियान चला, उसको रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और उनकी लोकप्रियता का असर कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पड़ रहा है। अब वो चुनाव में कोई फ़ायदा होगा, बड़ा नहीं होगा, वो एक अलग बात है।
लेकिन उसकी धमक आंध्र प्रदेश से बाहर भी सुनाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि पवन कल्याण भविष्य की दृष्टि से उसके ज़्यादा मजबूत साथी हैं। अभी टीडीपी में जब तक चंद्रबाबू नायडू हैं, उनसे बड़ा नेता कोई आंध्र प्रदेश में है नहीं, उनसे बड़ा जनाधार किसी का है नहीं। हालांकि पिछले चुनाव में बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे थे और पिछले चुनाव में उनको सिर्फ 23 सीटें मिली थी 175 में से। ये जो है जनता है, ये सब कुछ जानती है। उन्हीं जगन मोहन रेड्डी को, जिनको 151 सीटें दी थी पिछले चुनाव में यानी 2019 में, उन्हीं जगन मोहन रेड्डी को 11 सीटों पर लाकर पटक दिया है मतदाता ने आंध्र प्रदेश के। तो चुनाव में कैसे कब बाजी पलटती है किसी को मालूम नहीं। लेकिन डावोस में ये मुद्दा उठने के कारण कि नारा लोकेश को, और उस समय मुद्दा उठा जब मंच पर चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश दोनों मौजूद थे। दोनों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, न पक्ष में न विरोध में। इससे जो है पवन कल्याण के खेमे में बड़ी बेचैनी है। नारा लोकेश से उनका कोई विरोध नहीं है, या टीडीपी या चंद्रबाबू नायडू से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये पवन कल्याण को भी लगेगा अभी वो अकेले डिप्टी सीएम हैं। अगर नारा लोकेश भी बन जाते हैं, और चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, अभी भी मंत्री हैं, अभी जो मुख्य सचिव बना है प्रदेश का, वो 6 आईएएस अफसरों को सुपरसीड करके बनाया गया है और कहा जा रहा है कि वो नारा लोकेश के करीबी है। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद, और सीएम अगर पिता हों, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की ताकत उनकी होगी। और उस ताकत के बढ़ने का मतलब, नारा लोकेश की ताकत बढ़ने का मतलब है सीधे सीधे कि पवन कल्याण की ताकत घटेगी। और पवन कल्याण ये तो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे। अब यहाँ आएगी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 8 सीटें हैं। उसका कोई बड़ा जनाधार क्या, छोटा जनाधार भी नहीं है। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में उसको 1% से भी कम वोट मिले थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कैसे बाजी पलटती है इसलिए कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है, लेकिन जो मुद्दा पवन कल्याण लेकर चल रहे हैं उसके साथ वो भाजपा के साथ चलने में उनको भी सहजता होगी और भाजपा को भी पवन कल्याण के साथ चलने में सहजता होगी। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू इससे कितने सहज होंगे, क्योंकि आप याद कीजिए कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने, और उनके मैनिफेस्टो में भी ये बात थी, उन्होंने पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की बात की थी। पवन कल्याण और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसके खिलाफ हैं। और कल के वीडियो में मैंने जो बात उठाई थी, वक्फ एक्ट का जो बिल आया है उस पर जो जेपीसी बनी है, उसकी रिपोर्ट फाइनल होने वाली है 24-25 को। उसमें उनकी पार्टी का क्या रुख होगा, इससे पता चलेगा कि आगे की राजनीति, कम से कम आंध्र प्रदेश की और उसके साथ साथ देश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका होगी, किस तरह की। मोदी के सहयोगी के रूप में होगी, एडवर्सरी के रूप में होगी, या मोदी के लिए कांटे बिछाने वाले के रूप में होगी। लेकिन पवन कल्याण के बीच में ये मामला केवल बीजेपी और टीडीपी के बीच का नहीं है। मामला दरअसल इस सारे विवाद के केंद्र में, या इस सारे मुद्दे का मुख्य लक्ष्य जो है वो पवन कल्याण है। चंद्रबाबू नायडू को भी ये समझ में आता है कि पवन कल्याण जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में नारा लोकेश के लिए पवन कल्याण का मुकाबला करना कठिन होगा। और जब चुनने का मौका आएगा भाजपा को कि नारा लोकेश और पवन कल्याण में से किसी एक को चुनना है, तो चंद्रबाबू नायडू को भी ये गलतफहमी नहीं होगी कि भाजपा पवन कल्याण को ही चुनेगी। पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और उससे बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के एक स्टार कैंपेनर के रूप में, भले ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ना हो, लेकिन पार्टी के एक स्टार कैंपेनर के रूप में, और इस समय जिस सनातन की राह पर भाजपा चल रही है उसमें वो उसके सहयोगी, सहयात्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो बीजेपी इस मामले में कोई दखल देने जा रही है ऐसा नहीं मुझे लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दखल नहीं देंगे।
वो कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है टीडीपी और जनसेना के बीच में ही सुलझ जाए। लेकिन अगर नारा लोकेश को उप मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बढ़ा और इसका अभियान तेज हुआ तो मामला बिगड़ सकता है। और मुझे लगता नहीं कि पुत्र मोह में चंद्रबाबू नायडू अपनी सरकार को अस्थिर करना चाहेंगे। अस्थिर करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि विधानसभा में जो संख्या बल है पार्टियों का, उसके हिसाब से उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनके पास जितनी संख्या है 135 175 में से वो 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत अकेले उनका है। तो उनको कोई चिंता, कोई खतरा नंबर का नहीं है, परसेप्शन का, केंद्र से मदद का खतरा इस बात का है। और ये भी सबको मालूम है, चाहे वो बीजेपी के नेता हों और चाहे जनसेना के नेता हों, चाहे आंध्र प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले या उसमें रुचि रखने वाले लोग हों, कि चंद्रबाबू नायडू की कोशिश है कि अपने इसी कार्यकाल में अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप दे। जिस तरह की कोशिश तमिलनाडु में एमके स्टालिन कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन को वो पहले ही उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं। हालांकि वहाँ चुनाव 2026 में है, आंध्र प्रदेश में चुनाव 2029 में है, तो काफ़ी समय है अभी। लेकिन इस प्रयास को या अपनी इस इच्छा को पूरा करने का जितना प्रयास करेंगे चंद्रबाबू नायडू, उतना ही एक नए तरह का विवाद पैदा होगा। और ये पुत्र मोह उनकी पूरी राजनीति के लिए, उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। तो क्या होगा 2029 में, ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन नारा लोकेश को बढ़ाने की कोशिश, पुत्र मोह में अगर ये फैसला चंद्रबाबू नायडू लेते हैं कि वो जनसेना के नेता पवन कल्याण की कीमत पर अपने बेटे को बढ़ाएंगे, तो उनके लिए समस्या आ सकती है। तब ये चुनाव करना बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, किसके साथ रहें, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा में अपना बहुमत नहीं है, वो निर्भर है टीडीपी पर। हालांकि ऐसा नहीं कि टीडीपी का समर्थन नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। मेरा मानना है कि बीजेपी 272 सीटों का प्रबंध करने में सफल होगी और उसका प्रयास का एक, मुझे लगता है कि टाइम फ्रेम और उसके अलावा रणनीति भी बन चुकी होगी। इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि एनडीए में या उनकी सरकार को लेकर अस्थिरता का लेश मात्र भी संदेश जाए। इसलिए वो चाहेंगे कि ये मामला अगर दबा रहे, ये मामला अगर बड़ा या उग्र रूप या बड़ा रूप न लेने पाए, तो ही इसमें सबका हित है। अगर ये बात चंद्रबाबू नायडू समझ जाएंगे तो मामला जो है दबा रहेगा, रुका रहेगा। क्योंकि पवन कल्याण ऐसे नेता नहीं हैं जो चुपचाप बर्दाश्त कर लें और चुपचाप बैठे रहें, उनके खिलाफ कुछ होता रहे और उसका जवाब नहीं दें। क्योंकि उनको भविष्य की राजनीति करनी है और उनके समर्थक और उनके वोटर और खुद पवन कल्याण, मुझे नहीं लगता कि मानते होंगे कि नारा लोकेश मुख्यमंत्री पद के लिए उनसे ज़्यादा योग्य है। फिर कह रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व को लेकर कोई संदेह, किसी तरह की शंका कहीं नहीं है। लेकिन ये नारा लोकेश और पवन कल्याण का संघर्ष जो होता हुआ दिखाई दे रहा, अब ये निर्भर करता है चंद्रबाबू नायडू पर कि इसे रोक देंगे या इसे बढ़ाएंगे। ये तय करेगा आंध्र प्रदेश की राजनीति भविष्य में किस दिशा में जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।